नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मरुद्रा एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स में हमने काफ़ी बातें पढ़ी हैं। अभी तक की क्लासों में हमने नेटवर्क थ्योरी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी। उसके बाद में हमने किरचॉफ के नियमों का अध्ययन किया था। किरचॉफ के नियमों का अध्ययन करने के बाद हमने दो विश्लेषण परिमेय का अध्ययन भी किया था, और वो दोनों विश्लेषण परिमेय आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल के रूप में भी पूछी जाती है और गणितीय विश्लेषण के रूप में भी पूछी जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको दोनों परिमेय को अच्छी तरह से समझना है और उन पे डिपेंड न्यूमेरिकलों को सोल्व करना है। दोनों परिमेय कौन कौन सी थी? एक तो हमारी परिमेय थी लूप विश्लेषण परिमेय। कौन सी थी? लूप विश्लेषण परिमेय। अब आपको नाम से पता होना चाहिए कि लूप किसे कहते हैं। सबसे पहली बात आपको ये मालूम होना चाहिए कि लूप किसे कहते हैं। तो लूप किसे कहेंगे कि एक बंद परिपथ जो दो या दो से अधिक शाखाओं द्वारा निर्मित हो। यही बात थी। किसे कहेंगे लूप? एक ऐसा बंद परिपथ जो दो या दो से अधिक शाखाओं द्वारा निर्मित हो। शाखा किसे कहेंगे? जहां पर धारा का विभाजन नहीं, यानी कि जैसे इसमें शाखा कौन सी है? इस चित्र की हम बात करें तो इसमें कौन सी शाखा है? यहां से लेके ए बिंदु तक को क्या है? एक शाखा है। और लूप यहां से लेके, माना ये कोई बी बिंदु है, ये सी है, डी है, तो ए बी डी और सी ए, यहां तक ये क्या है? एक लूप कहलाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने एक तो लूप विश्लेषण परिमेय पढ़ी थी, एक नोड यानी कि संधि विश्लेषण परिमेय। ठीक है, संधि किसे कहेंगे? जहां पर या जिस बिंदु पर धारा का विभाजन हो वह उसे क्या कहेंगे? संधि बिंदु कहेंगे। तो ये दोनों परिमेय हमने पढ़ ली थी। इन दोनों के बारे में अध्ययन हम कर लिया था। आज हम उसी परिमेय पर आधारित एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, वो न्यूमेरिकल कौन सा है कि निम्न परिपथ के प्रत्येक भाग में धारा का मान ज्ञात कीजिए, और इसका सर्किट डायग्राम आपको ये दिया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हमारे को देखना है कि R कितना दिया गया है, I1 I2 का मान क्या करना है? हमारे को ज्ञात करना है। क्या कहा है कि प्रत्येक भाग में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें E1 और E2 आपको दिया गया है, R1 दिया गया है, R2 दिया गया है, R3 दिया गया है। यानी कि इस माना यहां को एक सेल है जिसकी वोल्टता कितनी दी गई है। सॉल्यूशन एग्जाम की दृष्टि से कैसे करेंगे? यानी कि हल, उसके बाद में क्या लिखोगे कि माना सेल E1 बराबर कितना दिया गया है? E1 बराबर कितना दिया गया है? 18 वोल्ट, 18 वोल्ट। E1 बराबर 18 वोल्ट तथा दूसरा क्या है? E2 बराबर क्या है? तथा E2 बराबर कितना दिया गया है? 12 वोल्ट। E2 बराबर कितना दिया गया है? 12 वोल्ट। अब इसके बाद में क्या लिखेंगे कि भाई माना सेल E1 और E2 से ली गई धाराएं क्रम से कौन कौन सी है? I1 और I2 है। सेल से ली गई धाराएं I1 व I2 ली गई है, यानी कि I1 ये है, I2 वो। कौन कौन सी धाराएं ली गई है? ली गई धाराएं क्रम से I1 व I2 है। तो आगे लिखेंगे हम कि माना सेल E1 बराबर 18 वोल्ट तथा E2 बराबर 12 वोल्ट से ली गई धाराएं क्रम से I1 व I2 है। लिख दिया इसमें जो दिया गया है। उसके बाद में क्या करना
संधि बिंदु ए है, ठीक है। संधि बिंदु कितने हैं यहाँ पे, ये कौन सा है, एक संधि बिंदु ए। तो संधि बिंदु ए पर किरचॉफ के नियम के अनुसार 6 ओम के प्रतिरोध से, कितने ओम के, 6 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, I1 इधर है, I2 इधर है, तो नीचे क्या आएगा, I1 माइनस I2। अच्छे से समझाया आपको, लूप विश्लेषण परिमेय में बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया गया है। जिस विद्यार्थी ने वो क्लास नहीं ली है, कृपया अपने YouTube चैनल पे जाएं, मरुधर कॉलेज के नाम से YouTube चैनल बनाया गया है, उस पे जाएं और उस पे ये जो प्रीवियस क्लासें हैं वो डाल रखी हैं, उनको आप सर्च करें और वहां से आप अपनी लूप एनालिसिस और नोड एनालिसिस थ्योरम का अध्ययन करें। तो हम आगे बात करेंगे कि संधि बिंदु ए पर क्या, संधि बिंदु कौन सा है यहाँ, ए के बिंदु है, संधि बिंदु ए पर किरचॉफ के नियमानुसार, किरचॉफ के नियमानुसार से हम कह सकते हैं किरचॉफ के प्रथम नियमानुसार, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार 6 ओम के प्रतिरोध, कितने ओम के, 6 ओम के प्रतिरोध से जो प्रवाहित धारा का मान होगा, से प्रवाहित धारा का मान, प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, धारा का मान, भाई यहां देखो, यहां से करंट गई I1, माना ये कोई भी करंट है, जैसे 10 दी गई है अपने को, तो कुछ भाग इसका इधर जाएगा, कुछ भाग नीचे में आएगा, तो ये भाग जो गया माना I2 गया है, ठीक है। तो I1 में से ही तो गया है ये, I1 माइनस I2 करेंगे तो ये जो इस भाग में जो धारा जाएगी वो तो बचेगी, यानी कि I1 माइनस I2। तो प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, I1 माइनस I2 होगा। यहां तक किसी कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे हम अब किसकी बात करें, ये कौन सा लूप है, यहां से लेके यहां तक कौन सा लूप है, प्रथम लूप। कौन सा लूप है, प्रथम लूप। करंट का प्रवाह हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, ठीक है। तो प्रथम लूप के लिए अब क्या लिखेंगे, प्रथम लूप के लिए आपको बता रखा है, स्वयं भी इसका प्रयास कर सकते हैं। कौन से नियम से, किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से। ठीक है, क्या करेंगे अब भाई, वहां हमने क्या पढ़ा था, यहां से यदि हम स्टार्ट करें तो ये नेगेटिव ही था, इधर क्या था ये, अरे क्या था, क्या लिखेंगे, यहां R का मान हमारे को दे रखा है I1, तो माइनस E1 प्लस I1 गुणा 12 है, फिर इधर आ रहा है यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव, प्लस I1 माइनस I2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 0। इसको पक्षांतरण कर लेंगे, यानी कि क्या लिख सकते हैं, माइनस E1 प्लस I1 गुणा 12 है प्लस I1 माइनस I2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत। अब हम E1 का मान रख देंगे, I1 I2 हमारे को याद करना है और उसका पक्षांतरण कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, I1 यानी कि E1 का माइनस 18 था, 18 प्लस 12 I1, इसका सरलीकरण करेंगे तो प्लस 6I1 माइनस 6I2 इक्वल टू 0। यहां तक किसी कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, इसका पक्षांतरण इधर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 12I1 प्लस 6I1 कितने हो जाएंगे, 18I1 माइनस
6i2 इक्वल टू 80। यहां तक कोई दिक्कत? लिख सकते हैं ना ऐसा? कॉमन क्या दिख रहा है? 6, इधर से 6 का वो करेगा 3 क्या हो जाएगा? 3i1 माइनस i2 इक्वल टू 3। ये जो इक्वेशन है ये लिख सकते हैं कि नहीं? समीकरण नंबर 1। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो? ये थी अपनी प्रथम लूप के लिए किरचॉफ के नियम से करंट का मान। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है। तो हम लूप सेकंड की बात करेंगे। अब किसकी करेंगे? लूप सेकंड की। लूप 2 के लिए किरचॉफ के नियम लगाएंगे। किरचॉफ के नियम से इसको स्वयं करना। क्या करेंगे? लूप 2 कहां से कहां तक हो जाएगा? यहां से लेके वापस यहां तक। प्यारे विद्यार्थियों, एक तो आपको सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी होगी कि यहां से जब करंट ऊपर यानी कि विपरीत डायरेक्शन में जाएगी तो इसका मान चेंज हो जाएगा। यानी कि जहां i1 माइनस i2 है वो i2 माइनस i1 हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? अब यहां से स्टार्ट करते हैं। क्या हो जाएगा? i2 है गुणा 1, i2 मल्टीप्लाई 1, आगे आ जाए माइनस है क्या? माइनस प्लस है। इसको डायरेक्ट हम पक्षांतर करके लिख सकते हैं के मान को, तो पॉजिटिव हो जाएगा 12। लिख सकते हैं कि नहीं भाई? यहां हम 12 लिखेंगे यानी कि E2 लिखेंगे। E2 ये तो इसको जब बराबर में ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम इसको बराबर में कितना लिख सकते हैं? प्लस का 12 लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट वहां लिख रहा हूं। ध्यान देना, आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट इतना कर सकते हैं। i2 मल्टीप्लाई 1, इधर जो था वोल्टेज E2 उसको पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ नेगेटिव टू पॉजिटिव है। हम जानते हैं कि करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, यानी कि हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज होती है। तो i2 मल्टीप्लाई i1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 12 उधर चले गए। अब आगे i2 प्लस i2 मल्टीप्लाई 1, ये वाला हो गया। यहां तक आगे में क्या है? डायरेक्शन चेंज। तो आप क्या तो ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस i1 माइनस i2। यदि यहां पॉजिटिव लिखते हैं तो क्या करेंगे? प्लस i2 माइनस i1। ठीक है, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 12। ये समीकरण में किसी को दिक्कत है क्या? देखो दोबारा से i2 मल्टीप्लाई i1 1 ओनली। फिर ये नेगेटिव था 12, इसको पक्षांतर किया पॉजिटिव 12। उसके बाद में i2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, डायरेक्शन चेंज यानी कि नेगेटिव। i1 माइनस i2 मल्टीप्लाई 6, रेजिस्टेंस का मान दिया गया। इसको सरलीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? i2 प्लस i2 माइनस 6i1 प्लस 6i2 इक्वल टू 12। अब i2 2i2 हो गया प्लस 6i2, तो ये कितना हो जाएगा? 8i2 माइनस 6i1 इक्वल टू 12। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? यहां तक प्रॉब्लम है क्या? 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बच जाएगा? माइनस 3i1 प्लस 4i2 इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 आ गई, समीकरण 2 आ गई। अब हम जानते हैं कि समीकरण 1 और 2 का हल क्या है। तो समीकरण 1 और 2 का जब हल करेंगे तो समीकरण 1 व समीकरण 2 के हल से आप बहुत बार कर चुके हो। समीकरण 1 रखेंगे, ये है, इसके जस्ट नीचे 2 रखेंगे, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ 3i1 है माइनस 3i1 कैंसिल आउट। क्या बचा? माइनस i2 प्लस 4i2, यानी कि
यहाँ पर 3i2 बच गया और इधर एडिशन हो गया 6 + 3 का तो 9 हो गया, तो i2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। कैसे आया दोबारा देखना, ये समीकरण 1, वो समीकरण है 2, उसको इसके नीचे लिखेंगे इन समीकरण 1 और 2 से, माइनस प्लस है कैंसिल आउट, -i2 है प्लस 4i2 है, 3i2 बच गया पॉजिटिव का, उधर एडिशन हो गया 6 + 3 9 हो गया, 3i2 इक्वल टू 9, i2 इक्वल टू 9/3, तो कितना आएगा i2 इक्वल टू 3। अब i2 के मान चाहे इस समीकरण में रख के आप i1 का मान कर सकते हो यार, या इस समीकरण में, इस समीकरण में रखो i2 का मान तो क्या हो जाएगा देखना 3i1 - 3 इक्वल टू 3, तो 3i1 पक्षांतरण करेंगे 6i1 इक्वल टू 6/3, कितना आया 23। ठीक है, i1 का मान भी आ गया, i2 का मान भी आ गया। अब किसका मान याद करना है i1 माइनस i2 का, तो i1 माइनस i2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 - 3 इक्वल टू 1 एम्पियर। तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपके मान होंगे कितने कितने, i1 इक्वल टू 2 एम्पियर, i2 इक्वल टू 3 एम्पियर, i1 माइनस i2 इक्वल टू -1 एम्पियर। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन है। सभी विद्यार्थियों ध्यान से समझना आपको, क्योंकि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और कंपटीशन एग्जाम में भी किरचॉफ लॉ पर आधारित, नोड एनालिसिस पर आधारित, लूप एनालिसिस थ्योरम पर आधारित न्यूमेरिकल बार बार पूछे जाते हैं। तो यदि नहीं समझ में आए तो कृपया आप क्या तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट मैसेज छोड़ के भी पूछ सकते हैं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। आपसे आशा करता हूं कि आप बताई गई बातों को सही रूप से ग्रहण कर रहे होंगे और रेगुलर क्लासेस ले रहे होंगे। आज का आपका ये जो क्वेश्चन था, ये पहले आपको क्वेश्चन नोट करना है, उसके बाद समझना है डायग्राम से कि कैसे इसको सोल्व किया गया। फिर एक बार खुद आप इस न्यूमेरिकल को सोल्व करोगे। ठीक है, इस न्यूमेरिकल में आपको प्रत्येक शाखा में धारा का मान याद करना है। क्या याद करना है, प्रत्येक शाखा में आपको धारा का मान याद करना है। E1 का मान दिया गया है, R1 R2 दिया गया है, C से D के बीच में R रेजिस्टेंस का मान दिया गया है। एक बार तो आपको याद करना है यहां से लेके कंप्लीट परिपथ का, इसका यहां से इस रूप में, फिर ऐसे फिर ऐसे, फिर एक बार आपको याद करना है A C D B E2 A। ठीक है, एक बार आपको याद करना है E1 A C D B E1। ठीक है, तो धन्यवाद। आज के साथ इसी के साथ आज की क्लास आपकी कंप्लीट होती है। कल हम वो न्यूमेरिकल पहले आप खुद सोल्व करोगे, नहीं होता है तो हम सोल्व करवाएंगे। ठीक है, ओके।